हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उत्कर्ष श्रीवास्तव। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोमोलिक्यूल्स और ट्वेल्थ का जेनेटिक्स, ये दोनों चैप्टर, मतलब वो जेनेटिक्स पूरी यूनिट और ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर एक दूसरे से थोड़ा बहुत कनेक्ट करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझेंगे और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो ये बायोमोलिक्यूल्स जो है बेसिकली जो लिविंग चीजें हैं और नॉन लिविंग चीजें हैं उसमें कैसे मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे और कैसे नहीं पाए जाएंगे, और इसमें डिफरेंस बताया जाएगा। और लिविंग में अर्थ क्रस्ट में, लिविंग मतलब ह्यूमन बॉडी में, नॉन लिविंग मतलब अर्थ क्रस्ट जैसे चट्टान वगैरह हो गए। तो इन सारी चीजों के बारे में, इन सभी चीजों में कौन से एलिमेंट, कैसे एलिमेंट किस में ज्यादा होंगे किस में कम होंगे, ये सारी चीजें आपको बायोमोलिक्यूल्स में मिलेंगी। और आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा कॉन्सेप्ट भी बढ़ते जाएंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है आगे आगे चलते चलते इसके साथ साथ। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? मतलब जितने भी कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स में आपके आ जाएंगे। कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सारे के सारे आपके बायोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे। इसमें ऑर्गेनिक चीजें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाएंगे, बट वो कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए। ठीक, तो लिख लेंगे बायोमोलिक्यूल्स। पहले तो लिखेंगे कार्बन बायोमोलिक्यूल्स, पहले लिखेंगे कार्बन कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेनिंग होंगे, और ये कहां से ऑब्टेन्ड होंगे? फ्रॉम लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग टिश्यू से ऑब्टेन्ड होंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑब्टेन्ड होंगे लिविंग थिंग से, जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन हुई चीजें, या वो ऑर्गेनिक हो या वो इनऑर्गेनिक हो, बट वो होना कैसा चाहिए? कार्बन कंटेनिंग। वो कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए, या वो ऑर्गेनिक हो या तो वो इनऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो, लेकिन कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए और लिविंग चीजों से निकलना चाहिए। ठीक, लिविंग चीजों से मिलता है, उसी को बोलेंगे हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स। कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स obtained from carbon containing organic compounds obtained from living tissue, obtained from living tissue। लिविंग टिश्यू से ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड हो जो कार्बन कंटेनिंग हो। ठीक, अब उस लिविंग टिश्यू में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ऑब्टेन्ड होता है, उस लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऑब्टेन्ड होता है। यहां पे ब्रैकेट में लिख लेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो प्रेजेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और वो कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं? लिविंग टिश्यू से। उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? बायोमोलिक्यूल्स। बायो मतलब लिविंग चीज से, मॉलिक्यूल मतलब वो कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड हुआ, वो क्या हो गया आपका? बायोमोलिक्यूल। और लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। ये लिख लेंगे बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक डेफिनेशन।
अब देखिए लिविंग टिश्यू में वाटर, आयंस और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें किस मात्रा में प्रेजेंट होती हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। लिविंग टिश्यू में जैसे वाटर, वाटर वाटर हमारी बॉडी में मतलब लिविंग टिश्यू में कितना होता है 70 to 90%। वाटर लिविंग टिश्यू में कितना होता है 70 to 90%। वाटर 70 to 90%। अब ये जो वाटर होता है ये मोस्ट अबेंडेंट केमिकल होता है हमारी बॉडी में। वाटर क्या होता है, ये मोस्ट अबेंडेंट केमिकल होता है हमारी बॉडी में। यहां पे लिख लेंगे वाटर मोस्ट अबेंडेंट केमिकल। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए इसको केमिकल बोला गया। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है वाटर, मोस्ट अबेंडेंट केमिकल, मोस्ट अबेंडेंट केमिकल, मोस्ट अबेंडेंट केमिकल। वाटर मोस्ट अबेंडेंट केमिकल या सब्सटेंस। कितना 70 to 90%। कितना 70 to 90%। इन ये भी लिख लेंगे इन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू मतलब ह्यूमन बॉडी में ही मान लीजिए आप लिविंग टिश्यू। वाटर कितना 70 to 90% इन लिविंग टिश्यू। अब प्रोटीन जो होता है वो 10 to 15% होता है। प्रोटीन कितना 10 to 15%। प्रोटीन क्या है, बायोमॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएगा मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग टिश्यू। प्रोटीन जो होगा, प्रोटीन यहां पे लिखेंगे प्रोटीन कितना 10 to 15%। प्रोटीन हमारी बॉडी में कितना होता है 10 to 15%। तो ये जो है प्रोटीन वो बायोमॉलिक्यूल है, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग टिश्यू, इन लिविंग टिश्यू। अब मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में कौन सा होता है, वाटर नहीं है, क्योंकि वाटर जो है वो एक केमिकल है, वो बायोमॉलिक्यूल्स नहीं होता है। सबसे ज्यादा बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा बायोमॉलिक्यूल्स मतलब कार्बन कंटेनिंग क्या होता है, प्रोटीन। कितना 10 to 15%। कितना 10 to 15%। अब न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितना होता है 5 to 7%। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये भी कार्बन कंटेनिंग होते हैं। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये सारे क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये भी कार्बन कंटेनिंग होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है हमारी बॉडी में 3%। कार्बोहाइड्रेट 3%। वाटर 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%। कार्बोहाइड्रेट आपका 3% इन लिविंग टिश्यू या इन ह्यूमन बॉडी। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट हो गया। आपका लिपिड कितना होता है हमारी बॉडी में 2%। लिपिड 2%। वाटर 70 to 90%, बट वो मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल नहीं है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ये सारे क्या हैं आपके बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग होते हैं। अब
इनऑर्गेनिक आयंस या कंपाउंड्स, कुछ आयंस और कंपाउंड्स वो भी हमारी बॉडी में होते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आयंस। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आयंस ये बायोमोलिक्यूल्स नहीं होंगे लेकिन लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होंगे। जैसे वाटर बायोमोलिक्यूल्स नहीं है लेकिन लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है। ये कितना होगा 1%। ये कितना होगा आपका 1%। ये देख लेंगे कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यू, वाटर 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3% और लिपिड 2%, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आयंस 1%। ये लिविंग टिश्यू में है। ये एक बार लिख लेंगे। अब अगर लिविंग और नॉन लिविंग चीजों की तुलना करें, मतलब लिविंग में कौन कितना ज्यादा होता है, नॉन लिविंग में कौन कम होता है, इसके हिसाब से देखें अगर, तो एक होता है कॉन्स, CHONS, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, CHONS, कॉन्स, CHONS। ये कॉन्स, ये क्या होता है, ये लिविंग टिश्यू में ज्यादा होता है नॉन लिविंग से। होता ये नॉन लिविंग में भी है और लिविंग में भी है, लेकिन ये लिविंग में ज्यादा होता है, नॉन लिविंग में कम होता है। बाकी सारे एलिमेंट नॉन लिविंग में ज्यादा होते हैं और लिविंग में कम होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये लिख लेंगे एक बार। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये लिविंग टिश्यू में ज्यादा होते हैं, नॉन लिविंग में कम होते हैं। कॉन्स आर मोर इन लिविंग देन नॉन लिविंग। ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये जो ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये जो एलिमेंट हैं, ये लिविंग में ज्यादा होते हैं, नॉन लिविंग में कम होते हैं। होते दोनों में हैं, लेकिन लिविंग में ज्यादा, नॉन लिविंग में कम। लिविंग जैसे आप ले लीजिए ह्यूमन, और नॉन लिविंग जैसे अर्थ क्रस्ट, चट्टाने, अर्थ क्रस्ट। लिविंग मतलब ह्यूमन में ज्यादा होते हैं, अर्थ क्रस्ट जैसे चट्टाने जो नॉन लिविंग होती है उनमें कम होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। अब यहां पे एक चीज और लिखेंगे, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू मतलब लिविंग टिश्यू में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा होता है। यहां पे लिख लेंगे ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। कितना, 65%।
जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका 65% केवल ऑक्सीजन ही होता है हमारी बॉडी में, मतलब लिविंग टिश्यू में। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू ऑक्सीजन। अगर पूछता मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग टिश्यू, तब आप बताते प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल्स पूछता तो प्रोटीन बताते, क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग होता है इसलिए वो बायोमोलिक्यूल्स है। कितना? 10 to 15%। अगर उसने पूछा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू तो ऑक्सीजन कितना? 65%। अब हम लोग देखेंगे केमिकल एनालिसिस। ऑर्गेनिक का पहले देखेंगे, फिर इनऑर्गेनिक का देखेंगे बाद में। पहले हम लोग देखेंगे केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखेंगे यहां पे क्या, केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू कौन सा? ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का भी देखेंगे वो बाद में। केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू, इसमें क्या होता है, हम लोग लेते हैं एक प्लांट की सेल या तो एक ह्यूमन का लिवर सेल। प्लांट का सेल लेते हैं या तो ह्यूमन का लिवर सेल, फिर उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड उसमें डालते हैं, मतलब CCl3COOH उसमें डालते हैं और इसको पीसते हैं। किससे? मॉर्टर और पेस्टल से। मॉर्टर और पेस्टल से उसको पीसते हैं, फिर इसकी एक थिक स्लरी बन जाती है। मतलब एक जब ह्यूमन लिवर के सेल को या प्लांट के सेल को पीसेंगे, वो एसिड डाल के, वो जो एसिड होता है वो सेल को तोड़ने का काम करता है, लिसिस ऑफ सेल करता है। लिसिस मतलब तोड़ना, वो लिसिस ऑफ सेल करता है, मतलब वो ह्यूमन के लिवर सेल को या प्लांट के सेल को वो तोड़ देगा, वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और फिर उसको मॉर्टर और पिस्टल में पीस देंगे तो वो एक लुगदी टाइप का बन जाएगा, थिक स्लरी। फिर उसको चीज क्लॉथ या कॉटन से उसको जब छानेंगे, चीज क्लॉथ या कॉटन से उसको जब छानेंगे तो हम लोगों को दो पार्ट मिलेंगे। एक जो उस एसिड में सॉल्युबल होगा उसको बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल, जो इनसॉल्युबल होगा मतलब जो नहीं छन पाया उसको बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। जो छन गया एसिड सॉल्युबल पूल, मतलब उसका जो वेट था वो कम था, वो छोटा छोटा था, इसीलिए वो छन गया, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया हम लोगों ने बायो माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मतलब छोटा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक। और जो नहीं छना उसको नाम दिया गया बायो मैक्रोमोलिक्यूल। जो नहीं छना उसको नाम दिया गया बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक। जो छन गया उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, जो नहीं छना उसको बोलेंगे रिटेंटेट, मतलब वो ऐसे ही रिटेन रह गया, ठीक। ये एक बार देख लेंगे। अब लिखेंगे इसको, पहले क्या लिया हम लोगों ने, टेक अ लिविंग टिश्यू, टेक अ लिविंग टिश्यू। अब वो लिविंग टिश्यू क्या हो सकता है, या तो वो प्लांट सेल हो सकती है या तो वो पीस ऑफ लिवर हो सकता है। हम लोगों ने मान लीजिए ले लिया वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल ले लिया, या पीस ऑफ लिवर, लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ह्यूमन का लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, पीस ऑफ लिवर, लिविंग टिश्यू है ये, इसको ले लिया। अब इसको क्या किया, इसमें डाला हम लोगों ने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COOH। इसमें क्या डाला हम लोग ने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COOH। अब इसको क्या किया, ग्राइंड इट इन, ये जो लिविंग टिश्यू हमने लिया था इसको पीसा किसमें, ग्राइंड इट इन
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मतलब CCl3COOH, ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ, किससे इसको ग्राइंड किया, विथ द हेल्प ऑफ मोर्टर एंड पिस्टल, मॉर्टर एंड पेस्टल। ये पुराने जमाने में मतलब एक होता था, पीसने के काम आता था, हल्दी धनिया मिर्चा सब पीसते थे, उसी में हमने ये CCl3COOH डाल के, किसमें, लिविंग टिश्यू में ये डाल के फिर इसको पीस दिया। अब ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ही क्यों डाला, क्योंकि ये लिसिस ऑफ सेल करता है, लिसिस मतलब तोड़ता है, सेल को तोड़ देता है, और वही हम लोगों को करना था। ये क्यों डाला, क्योंकि ये क्या करता है आपका, लिसिस ऑफ सेल, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, सेल को ब्रेक कर देता है। कौन, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। किसमें पीसा गया, मोर्टर और पिस्टल के द्वारा। किसके द्वारा, मोर्टर और पिस्टल के द्वारा। अब क्या हुआ, जब इससे पिसा गया तो ये क्या बन गया, इट मेक्स थिक स्लरी, मतलब एक लुगदी टाइप का बन गया। यहां पे लिखेंगे इट मेक्स, इट कौन, ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालने से, मोर्टर और पिस्टल को के द्वारा पीसने से ये बन गया, इट मेक्स थिक स्लरी, मतलब हिंदी में भी लिख लेंगे लुगदी, जैसे गोंद टाइप का होता नहीं है, इट मेक थिक स्लरी, पीसने के बाद ये ऐसा बन गया, इट मेक्स थिक स्लरी। अब इसको छान लेंगे, कैसे छानेंगे, स्टेन इट विथ, इसको छानेंगे अब, स्टेन इट विथ चीज क्लॉथ और कॉटन, मतलब कोई हल्के कपड़े से छानेंगे जिससे चीजें छन जाएं। स्टेन इट, अब इससे छानेंगे चीज क्लॉथ या कॉटन से, इसको छान लेंगे। स्टेन मतलब छानना, इससे इसको छानेंगे। अब हम लोगों को क्या मिलेगा, अब हम लोगों को दो पूल मिलेंगे। क्या क्या, अब हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, दो पूल मिलेंगे। कौन कौन सा, एक एसिड सॉल्युबल पूल और दूसरा एसिड इनसॉल्युबल पूल। पहले इतना देख लेंगे, केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू, मतलब ऑर्गेनिक का एनालिसिस किया गया पहले, ऑर्गेनिक चीजों का। टेक अ लिविंग टिश्यू, हमने कोई लिविंग टिश्यू लिया, अब वो चाहे वेजिटेबल हो या पीस ऑफ लिवर हो, है तो लिविंग ही, प्लांट भी लिविंग, एनिमल भी लिविंग, ठीक। अब उसको ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ मोर्टर एंड पिस्टल, उसको पिसा गया CCl3COOH में के साथ, किसमें, मोर्टर एंड पिस्टल के द्वारा। ये यही एसिड क्यों डाला गया, क्योंकि ये सेल को ब्रेक डाउन करता है, सेल का ब्रेक डाउन करता है। अब इससे जब पिसा गया तो ये थिक स्लरी बन गया। अब उसको छानेंगे किससे, चीज क्लॉथ या कॉटन से। अब हमें दो चीज मिलेंगी, एक एसिड सॉल्युबल पूल, मतलब जिसमें चीजें छन गई, और एक एसिड इनसॉल्युबल पूल, जिसमें चीजें नहीं छनी। इसके आगे देखेंगे वो, हमें क्या मिली, दो चीजें। एक तो मिला उसको छानने के बाद दो चीजें मिली। एक क्या मिला, एसिड सॉल्युबल, मतलब वो जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड था उसमें जो सॉल्युबल था वो छन गया, तो एसिड सॉल्युबल, या इसको और बोल देंगे माइक्रोमॉलिक्यूल, क्योंकि जो छन गया वो साइज में बहुत छोटा था, या इसी को बोलेंगे माइक्रो या बायो माइक्रोमॉलिक्यूल।
बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, या इसी को क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, या ये फिल्टर हो गया, छन के नीचे चला गया, मतलब ये फिल्टर हो गया, इसी को बोलेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, ये तीनों आपके एक ही चीज है, फिल्ट्रेट। अब दूसरा क्या होगा, जो एसिड में इनसॉल्युबल हो गया, जो नहीं छना, तो एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, या बायो माइक्रोमोलिक्यूल था क्योंकि वो छन गया था। अब ये नहीं छना इसीलिए इसको बोला गया बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल मतलब इसका साइज बड़ा होगा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ये छन गया इसलिए फिल्ट्रेट, नहीं चला इसीलिए, मतलब वो ऐसे रिटेन रहा इसीलिए इसको रिटेंटेट, क्या, रिटेंटेट, रिटेंटेट। एसिड सॉल्युबल या बायो माइक्रोमोलिक्यूल या फिल्ट्रेट, एसिड इनसॉल्युबल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल या रिटेंटेट। अब इसके साइज की बात कर लेंगे, अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका, इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, छन गया अगर, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जाहिर सी बात है कम ही होगा, इससे बहुत कम होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा, 18 से 800 डाल्टन। इसका कितना होगा, 18 से 800 डाल्टन, 18 से 800 डाल्टन, मतलब 1000 डाल्टन से कम है इसका। इसका कितना होगा, 18 से 800 डाल्टन, 18 से 800 डाल्टन। ये क्या हो गया आपका, 1000 डाल्टन से कम है, लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा क्योंकि ये नहीं छना, इसका साइज बड़ा, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा, इसका वेट भी ज्यादा। इसका वेट 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होता है। कितना, मोर देन 10,000 डाल्टन, 10,000 से भी, 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होता है। और इसका 1000 डाल्टन से भी कम होता है। कितना, 1800 से 800 डाल्टन, 18 से 800 डाल्टन के बीच में। इसका मोर देन 10,000 डाल्टन। एसिड इनसॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल, मॉलिक्यूलर वेट ये देख लेंगे। अब एक होता है मोनोमर, एक होता है पॉलीमर। मोनोमर होता है एक सिंगल चीज, जैसे आपका एमिनो एसिड, आपका एमिनो एसिड, ठीक, जैसे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, और अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, ये सारे आपके क्या होते हैं, मोनोमर। पॉलीमर होता है जो कई सारे मोनोमर से बनता है, मतलब एक एक को जोड़ते जाओ, अब कई सारे अमीनो एसिड के जोड़ते जाएंगे तो वो क्या बनेगा, आपका प्रोटीन। कई सारे अमीनो एसिड को जोड़ते जाएंगे तो वो प्रोटीन बनेगा। एक अमीनो एसिड एक मोनोमर है और कई सारे मोनोमर को जोड़ते जाएंगे तो प्रोटीन जैसा पॉलीमर बनेगा, प्रोटीन जैसा पॉलीमर बनेगा। अमीनो एसिड एक मोनोमर है, कई सारे मोनोमर जैसे अमीनो एसिड को जोड़ते जाएंगे तो वो पॉलीमर बनेगा। कौन सा, प्रोटीन। कई सारे अमीनो एसिड को जोड़ते जाएंगे तो वो प्रोटीन बनेगा। कई सारे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड को जोड़ते जाएंगे तो वो पॉलीसैकेराइड बनेगा। सारे क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट। कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएंगे तो वो डीएनए या आरएनए बनेगा। तो ये जो ये एसिड सॉल्युबल या बायो माइक्रोमोलिक्यूल या फिल्ट्रेट है, इसमें क्या आएंगे, आपके मोनोमर आएंगे। इसमें क्या आएंगे, आपके मोनोमर, क्योंकि उनका वेट भी कम होता है, वो एक ही होते हैं और
उनका वेट भी कम होता है और उनका साइज भी कम होता है। अब जब कई सारे मोनोमर को जोड़ देंगे तो उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा और उनका वेट भी ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए पॉलीमर को इसमें रखा गया, मोनोमर को इसमें रखा गया। यहां पे लिख लेंगे, यहां पे आपका कौन आएगा, ऑल मोनोमर्स, ऑल मोनोमर्स। यहां पे आपका ऑल पॉलीमर। अब क्या क्या आएंगे इसमें एसिड सॉल्युबल में, आपके एमिनो एसिड, ये तो एक है। अब कई सारे एमिनो एसिड को जब मिला देंगे तो वही पॉलीमर बन जाएगा और उसको बोल देंगे प्रोटीन। ये प्रोटीन जो आएगा वो इधर आएगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल में। एमिनो एसिड क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक, अब दूसरा कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेंगे। मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड। सैकेराइड मतलब शुगर या उसी को बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट। सैकेराइड मतलब शुगर होता है। मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, एक या दो, ये आपकी क्या है, मोनोमर हैं। ये एसिड सॉल्युबल या बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में आएंगे। इनको जब कई सारे मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड को जोड़ देंगे आपस में तो वो बनेगा आपका पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, पॉलीसैकेराइड बायोमैक्रोमोलिक्यूल। अब जो डीएनए आरएनए होता है वो किससे बनता है, डीएनए या आरएनए किससे बनता है हमारा, नाइट्रोजनस बेस से, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, शुगर, इसी से बनता है ना। तो जो यहां पे होंगे आपके नाइट्रोजनस बेस। ये कैसे बेस होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये आपके सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये आपके सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अब कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जब जोड़ते जाएंगे आपस में तो वो बन जाएगा स्ट्रक्चर डीएनए या आरएनए। तो डीएनए आरएनए क्या हो गया, पॉलीमर, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। इसीलिए उस डीएनए आरएनए को कहां पे रखा गया, एसिड इनसॉल्युबल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल। यहां पे क्या होगा आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के, डीएनए या फिर आरएनए, डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए। अब जो लिपिड होता है, लिपिड वो किससे बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा वो तो मोनोमर हो गए, वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे आपके। क्या क्या, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इससे क्या बनता है आपका, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से आपका क्या बनता है, फैट या लिपिड। क्या बनता है आपका, लिपिड, लिपिड या फैट। क्या बनता है, लिपिड या फैट। ये एक बार देख लेंगे, एसिड सॉल्युबल या बायो माइक्रोमोलिक्यूल या फिल्ट्रेट, एसिड इनसॉल्युबल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल या रिटेंटेट। एसिड सॉल्युबल पूल, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन होता है। इस मॉलिक्यूलर वेट इसका 18 से 800 डाल्टन होता है और एसिड इनसॉल्युबल का मोर देन 10,000 डाल्टन होता है। एसिड सॉल्युबल में जितने भी मोनोमर आपके होंगे
उतने आ जाएंगे वो सारे। और एसिड इनसॉल्युबल में उसके उस मोनोमर के पॉलीमर, जैसे इधर एमिनो एसिड मोनोमर है तो उधर प्रोटीन पॉलीमर, इधर एमिनो एसिड आएगा उधर प्रोटीन आएगा। अब इधर मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड आएगा तो उधर आपका पॉलीसैकेराइड आएगा। ये क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट। इधर डीएनए आर सॉरी इधर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस ये सारे आएंगे तो उधर डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड आएगा। इधर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल आएंगे तो उधर फैट या लिपिड आएगा। ये एक बार देख लेंगे और नोट कर लेंगे। अब ये जो फैट होता है, ये फैट जो होता है ये एसिड इनसॉल्युबल तो होता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 800 डाल्टन से भी कम होता है। मतलब तो इसको किसमें होना चाहिए, एसिड सॉल्युबल में। इसको किसमें होना चाहिए, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 800 डाल्टन से भी कम हो जाता है, 800 डाल्टन से भी कम हो जाता है। लेकिन ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में होता है, क्योंकि लिपिड जो होता है वो एसिड में वाटर होता है, एसिड में वाटर होता है और लिपिड वाटर इनसॉल्युबल होगा, इसीलिए इसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल में रखा गया। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लिपिड का 800 डाल्टन से कम होता है, उसके हिसाब से इसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल में रखना चाहिए। लेकिन लिपिड जो होता है वो एसिड इनसॉल्युबल में रखा गया, क्योंकि लिपिड जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, लिपिड वाटर इनसॉल्युबल होता है। लिपिड मतलब आप तेल मान लीजिए, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक। तो वो अगर लिपिड को एसिड सॉल्युबल में नहीं रख सकते, क्योंकि एसिड में भी वाटर होता है, इसीलिए लिपिड को एसिड इनसॉल्युबल में रखा गया। बट ये ट्रू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, लिपिड ट्रू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। लिपिड एसिड इनसॉल्युबल तो है लेकिन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ट्रू नहीं है। लिपिड के बारे में इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेंगे। ये जो लिपिड होता है आपका, इसका मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड एक एक्सेप्शन का केस है। लिपिड लिपिड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। लिपिड इसका जो मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट वो लेस देन 800 डाल्टन, मतलब 800 डाल्टन से भी कम होता है। फिर इसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों रखा गया, लिपिड को बायो मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों रखा गया। होता क्या है, जब लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया गया, ये आपको पढ़ाया था, लिपिड बाइलेयर सेल की मेम्ब्रेन में पाई जाती है, लिपिड बाइलेयर सेल की मेम्ब्रेन में पाई जाती है। जब लिपिड को ग्राइंड किया गया, मतलब लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया गया, तो जो उसमें लिपिड था उसने क्या फॉर्म कर लिया, फॉर्म वेसिकल। वो वेसिकल्स के फॉर्म में छोटे छोटे, मतलब ऐसे 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 ऐसे, इन वेसिकल्स के फॉर्म में लिपिड आ गया। जब लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया गया तो वो लिपिड इन वेसिकल्स के फॉर्म में आ गया। कौन, लिपिड। कौन, लिपिड। अब ये लिपिड जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। और जो जिससे हमने ग्राइंड किया था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एसिड में क्या होता है, वाटर होता है, एसिड में वाटर होता है, इसलिए ये उसमें एसिड में सॉल्युबल नहीं हो पाया, वाटर इनसॉल्युबल।
सो एसिड इनसॉल्युबल, सो एसिड इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल इसलिए एसिड में भी इनसॉल्युबल। सो लिपिड इज नॉट ट्रू, लिपिड इज नॉट ट्रू बायो, लिपिड इज नॉट ट्रू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। सो लिपिड इज नॉट ट्रू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, इसीलिए लिपिड ट्रू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि उसका वेट जो है वो तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के हिसाब से, लेकिन वो इनसॉल्युबल है किसमें, एसिड में, क्योंकि एसिड में वाटर होता है, ठीक, वाटर होता है और वाटर में तो लिपिड इनसॉल्युबल होता है। ये लिपिड का केस है। ये देख लेंगे एक बार। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक का, ये आपका क्या हो गया, ऑर्गेनिक का केमिकल एनालिसिस। किसका, ऑर्गेनिक का केमिकल एनालिसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब हम लोग देखेंगे केमिकल एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, उनका भी केमिकल एनालिसिस हम लोग देखेंगे। इनऑर्गेनिक एनालिसिस, इनऑर्गेनिक एनालिसिस, इनऑर्गेनिक एनालिसिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एश एनालिसिस। क्या बोलते हैं, एश, ASH, एश एनालिसिस। एश क्या होती है, राख, क्योंकि हम अभी देखेंगे कि जो इनऑर्गेनिक एनालिसिस करेंगे जब, ठीक, तो उसमें सबसे लास्ट में जो चीज बचेगी वो राख ही बचेगी, वो केवल राख बचेगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, और एश एनालिसिस। क्या बोलते हैं, एश एनालिसिस। क्या लिया हमने, मान लीजिए कोई लिविंग चीज ली, जैसे हमने लिया लीव्स, लीव्स लिया, और लीव्स कैसा लिया, उसका फ्रेश वेट लिया। कैसा, फ्रेश वेट। फ्रेश वेट क्या होता है, विथ वाटर, फ्रेश वेट विथ वाटर। मान लीजिए कोई लीव ली, और लीव का कौन सा वेट लिया हमने, फ्रेश वेट, लीव का फ्रेश वेट लिया। फ्रेश वेट वो होता है जिसमें वाटर भी होता है थोड़ा बहुत, फ्रेश वेट वो होता है जिसमें थोड़ा बहुत आपका वाटर भी होता है। अब इसमें हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन कर दिया। क्या किया, डिहाइड्रेशन, इसमें हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन कर दिया। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है, माइनस वाटर, इसमें से वाटर को निकाल दिया, माइनस कर दिया, मतलब डिहाइड्रेशन कर दिया। अब लीव्स का कौन सा वेट बचा, फ्रेश वेट में से वाटर निकालेंगे तो बचेगा आपका ड्राई वेट, ड्राई वेट। क्या बचा आपका यहां पे, ड्राई वेट। क्या बचा आपका, ड्राई वेट। अब इसको हम बर्न करेंगे, इस ड्राई वेट को जब हम लोग बर्न करेंगे, इस ड्राई वेट को बर्न कंप्लीटली, ये जो इसका ड्राई वेट बचा, इसमें तो वाटर भी नहीं था, इसलिए उसका नाम ड्राई वेट पड़ा। लीव्स का ड्राई वेट जो बचा, इसको जब हमने बर्न किया, इसको जब हमने बर्न किया तो उसमें से CO2, H2O और अमोनिया, ये सारी चीजें उड़ गई। जब कंप्लीटली इसको बर्न किया, बर्न कंप्लीटली इसके ड्राई वेट को, तो उसमें से CO2 और जो थोड़ा बहुत वाटर था वो भी, और अमोनिया गैस, ये सारी चीजें माइनस हो गई ड्राई वेट से। मतलब CO2, वाटर और अमोनिया,
ये सारी चीजें इस ड्राई वेट से निकल गई। ठीक, तो अब जो बचा वो क्या बचा आपका, ऐश। क्या बचा आपका, राख बची केवल। क्या बचा, ऐश या इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें बचे। अब उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल भी एब्सेंट, सॉरी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। ये आपका क्या बचा, ऐश, मतलब केवल और केवल राख बची। ये आपका क्या बचा, ऐश। एक लीव्स लिया था, उसका फ्रेश वेट लिया। फ्रेश वेट कैसा होता है, वाटर के साथ जो वेट होता है। ठीक, अब उसका डिहाइड्रेशन किया। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर निकलता है बाहर। जब वाटर बाहर निकल गया तो उसका ड्राई वेट बचा। क्या बचा, ड्राई वेट। अब उस ड्राई वेट को, मतलब उस ड्राई वेट वाले लीव्स को कंप्लीटली बर्न कर दिया गया। तो उसमें से CO2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, थोड़ा बहुत जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में निकल गया, अमोनिया गैस निकल गई। अब जो हम लोगों को मिला वो क्या मिला, उसमें क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ऐश बची। ऐश मतलब राख, केवल राख बची। उसमें क्या थे, उस ऐश में केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उस ऐश में केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें। ये भी लिख लेंगे कौन कौन से, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, PU4 3- SO4 2-, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड आयन, ये सारी चीजें आपकी बची। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी लिख लेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। ये सारी चीजें आपकी इनऑर्गेनिक चीजें हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऐश में बची। बाकी सारी चीजें कंप्लीटली बर्न हो गई। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐश एनालिसिस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐश एनालिसिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐश एनालिसिस। लीव्स लिया, उसका फ्रेश वेट मतलब वाटर के साथ वेट, उसका डिहाइड्रेशन किया, फिर उसमें जो जब डिहाइड्रेशन कर दिया तब उसका ड्राई वेट बचा। अब उसको कंप्लीटली बर्न किया, तो जब कंप्लीटली बर्न किया तो CO2, वाटर और अमोनिया गैस निकल गई। अब उसमें क्या बचा, केवल और केवल ऐश, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचे। कौन कौन से, सल्फेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचे उसमें। ये लिख लेंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा, और इसके आगे पढ़ाएंगे हम लोग मेटाबोलाइट्स की बात करेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सारी चीजें बताएंगे आपको। फिर स्टार्ट होगा आपका जैसे न्यूक्लिक एसिड, इनका ब्रीफ, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी इसके बाद वाले लेक्चर में। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।